2025 का साल। शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत दोबारा जिंदा होती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, मगर असल में ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां हर दरवाजे के पीछे मौत का राज छुपा है। यहाँ जो आता है वापस कभी नहीं जाता। हर कमरा एक कहानी सुनाता है, हर रास्ता एक खून का निशान छोड़ता है। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये एक ऐसा सफर है जो दिखाएगा कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कितना दूर जा सकता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आप देख रहे हैं खून फ्लिक्स की सबसे डार्क सीरीज द इंस्टीट्यूट सीजन 1। एपिसोड की शुरुआत होती है 14 साल के लूक एलिस के साथ, जो मिनियापोलिस का बहुत जहानतमंद बच्चा है। वो मैथ और साइंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसे MIT से स्कॉलरशिप का ऑफर भी मिल चुका होता है। ये खुशी उसके माँ बाप तक भी पहुंच चुकी है। डिनर के दौरान लूक अपने पेरेंट्स को MIT के प्रपोजल के बारे में समझा रहा होता है कि अचानक एक अजीब वाकया होता है। पिज्जा का ट्रे जमीन पर खुद गिर जाता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि लूक के अंदर टेलीकाइनेटिक सलाहियत मौजूद है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, कुछ लोग ब्लैक यूनिफॉर्म्स में घर में घुस आते हैं। इनका लीड एक औरत करती है जिसका नाम मिशेल होता है। ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक्ट करते हैं। बिना शोर मचाए वो लूक के माँ बाप को मार देते हैं और लूक को उसके कमरे से खींच कर ले जाते हैं। अगली सुबह लूक होश में आता है तो उसे कंफ्यूजन होती है। उसका कमरा बिल्कुल उसके घर जैसा नजर आता है। बेड, पोस्टर्स और फर्नीचर सब कुछ फेमिलियर लगता है, मगर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये असल घर नहीं बल्कि एक रेप्लिका है। कमरा लॉक है और खिड़की के बाहर सिर्फ एक कंक्रीट वॉल नजर आती है। यहाँ लूक का इल्यूजन टूट जाता है और वो समझ जाता है कि वो किसी अननोन जगह पर फंस गया है। इसी कंफ्यूजन के दरमियान लूक की मुलाकात कलीशा से होती है। कलीशा उसे बताती है कि ये जगह इंस्टीट्यूट है जहां टेलीपैथिक, TP और टेलीकाइनेटिक सलाहियत वाले बच्चे रखे जाते हैं। कलीशा खुद एक टेलीपैथ है और लूक को समझ आता है कि वो अपनी एबिलिटीज की वजह से यहाँ लाया गया है। कलीशा लूक को इंस्टीट्यूट के सिस्टम के बारे में भी समझाती है। यहाँ फ्रंट हाफ और बैक हाफ का कॉन्सेप्ट है। फ्रंट हाफ में बच्चों पर टेस्ट्स और ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड टोकन्स दिए जाते हैं, जिन्हें वो ट्रीट्स और प्रिविलेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वो रूल्स तोड़ते हैं तो पनिशमेंट्स मिलती हैं। लूक को माइक्रोचिप लगवाने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जब वो इनकार करता है तो स्टाफ उसे जबरदस्ती चिप लगाता है, जो रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम का एक हिस्सा है। धीरे धीरे लूक और भी बच्चों से मिलता है। निकी, एवरी, जॉर्ज और आइरिस। इनमें से कुछ रिबेलियस हैं और कुछ ज्यादा कॉशियस। निकी खुलेआम सिस्टम के खिलाफ होता है, लेकिन उसकी रिबेलियन के नतीजे में उसे पनिशमेंट्स भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बाद में लूक की मुलाकात इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मिस सिग्सबी से होती है। वो उसे समझाती है कि यहाँ सब कुछ ग्रेटर गुड के लिए किया जाता है। उसका तरीका बहुत कोल्ड और कंट्रोलिंग होता है। वो इमोशनल लैंग्वेज और लॉजिक का मिक्स यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट्स और रूल्स को जस्टिफाई करती है। लूक धीरे धीरे समझने लगता है कि ये सिस्टम नोबेल या आसान नहीं, बल्कि एक ओप्रेसिव कंट्रोल है जहां पावर और कंप्लायंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एपिसोड के पैरेलल हमें दूसरी स्टोरी लाइन भी दिखाई जाती है, जो टिम जेमिसन के बारे में है। टिम एक एक्स कॉप है जो अपने पास्ट ट्रॉमा और गिल्ट से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक छोटे से टाउन डेनिसन, मेन में आता है और नाइट नॉकर यानी नाइट पेट्रोलमैन की जॉब शुरू करता है। उसे लगता है कि ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। उसकी लाइफ शांति से गुजरती हुई नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे असर दिखने लगते हैं जो फ्यूचर में उसे इंस्टीट्यूट के राज के साथ जोड़ देंगे। लूक की किडनैपिंग के बाद कहानी कुछ देर के लिए मिशेल पर फोकस करती है, जो इस ऑपरेशन की लीड एजेंट होती है। बाहर से वो एक स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल ऑफिसर लगती है, लेकिन उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मिशेल एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में होती है जिसे वो सबसे छुपा कर रखती है। दोनों के दरमियान धीरे धीरे टेंशन बढ़ता है। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि मिशेल की गर्लफ्रेंड उस पर गोली चला देती है, जिससे मिशेल वहीं खत्म हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उसकी गर्लफ्रेंड इंस्टीट्यूट के अंदर किसी को फोन कॉल करती है। ये कॉल ये सिग्नल देता है कि मिशेल की मौत सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे भी कोई हिडन गेम है। एपिसोड के एंड तक ये क्लियर हो जाता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि स्टाफ भी अपने सीक्रेट्स, बिट्रेयर्स और डेंजर्स में फंसा हुआ है। एपिसोड 2 का आगाज होता है इंस्टीट्यूट में आइरिस के ग्रेजुएशन से। कैफेटेरिया में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया होता है, जहां सब बच्चे उसे बैक हाफ में शिफ्ट होने पर फेयरवेल दे रहे होते हैं।
लेकिन ये फेयरवेल ज्यादा सेलिब्रेटरी नहीं लगता, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि जो बैक हाफ जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। साथ ही लूक का पहला फॉर्मल टेस्ट होता है। कलिशा उसे केक खाने का मशवरा देती है ताकि उसका स्टमक सेटल हो जाए, और फिर वो टेस्ट रूम में जाता है। वहां लूक को एक चेयर में स्ट्रैप किया जाता है और डॉक्टर हेंड्रिक्स उसे इंजेक्टेबल शॉट्स देता है, जिसे वो शॉट्स फॉर डॉट्स कहते हैं। इनका मकसद लूक की टीके यानी टेलीकाइनेटिक एबिलिटी को एक्टिवेट करना होता है। पहली इंजेक्शन के बाद लूक डिजी हो जाता है और चीज को अपनी माइंड से मूव करने की कोशिश करता है। पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है, लेकिन दूसरी इंजेक्शन के बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ सेकंड्स के लिए हवा में फ्लोट करता है और फिर गिर जाता है। टेस्ट यहीं खत्म होता है और लूक को डिसमिस कर दिया जाता है। कैफेटेरिया वापस आकर लूक अपने टेस्ट का हाल निकी को बताता है। कलिशा उसे जॉर्ज के पास ले जाती है, जो अभी रिसेंटली ड्रीम बॉक्स टेस्ट से गुजरा होता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जहां बच्चों को अपनी बरीड ट्रॉमेटिक मेमोरीज का सामना करना पड़ता है और लाइट्स की अलाइनमेंट करके अपने कंट्रोल को मेंटेन करना होता है। इसके बाद लूक और निकी एस्केप प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। दोनों इंस्टीट्यूट के सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स और कंट्रोल सिस्टम के बारे में आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। वो मॉरीन जैसे स्टाफ मेंबर को ट्रस्ट करने का भी सोचते हैं। लूक सजेस्ट करता है कि अगर उनके पास एक पावरफुल टेलीपैथ हो जो स्टाफ के दिमाग को स्क्रैम्बल कर सके तो एस्केप पॉसिबल हो सकता है। इसी दौरान उन्हें खबर मिलती है कि एक नया बच्चा एवरी डिक्सन इंस्टीट्यूट में लेट नाइट आने वाला है। एवरी सबसे छोटा और पोटेंशियली सबसे पावरफुल टेलीपैथ होता है। दूसरी तरफ स्टोरी इंस्टीट्यूट के अपर मैनेजमेंट पर शिफ्ट होती है। मिसेस सिक्सबी और स्टैक हाउस एक मिस्टीरियस बॉस के साथ फोन कॉल पर होते हैं, जहां डिस्कशन होता है कि मिशेल की जगह कौन लेगा। सिक्सबी केट को टेम्पररी रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट करती है, लेकिन दोनों के दरमियान क्लियर टेंशन होती है। स्टैक हाउस सिक्सबी की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है और अपने आप को रियल पावर सेंटर एस्टैब्लिश करना चाहता है, जिसे शैडो गेम का नाम दिया जाता है। स्टैक हाउस और डॉक्टर हेंड्रिक्स के दरमियान भी बातें होती हैं कि किसी थर्ड पार्टी को पीसीज यानी पावरफुल किड्स बेचने की अरेंजमेंट हो सकती है, जो इस बात का इशारा करती है कि इंस्टीट्यूट के अंदर करप्शन और हिडन अलायंसेस भी चल रही हैं। पैरेलल स्टोरी में टिम जैमिसन टाउन में सेटल हो रहा होता है। नाइट नॉकर के रोल में उसका रूटीन शुरू हो जाता है। टिम एक होटल ओनर से इंटरैक्ट करता है और वेंडी गुलिक्सन उसे इन्फॉर्म करती है कि 2 आर्म्ड रॉबर्स टाउन में घुसने वाले हैं। टिम गन लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद एनी नाम की एक लोकल और मिसेस स्लोन के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन होती है, जहां एनी कहती है कि उसकी बेटी जोई की डेथ सस्पिशियस थी। टिम लॉजिकली रिएक्ट करता है, जबकि ऑफिसर ड्रू इस बात को लाइटली लेता है। रात में जब एनी और टिम बात कर रहे होते हैं, तभी गन शॉट सुनाई देते हैं। 2 मास्क्ड रॉबर्स एक स्टोर लूट रहे होते हैं। टिम वक्त पर वहां पहुंचता है, स्टोर ओनर की मदद करता है और ड्रू को एम्बुलेंस बुलाने के लिए गाइड करता है। ये इंसिडेंट टिम को एक स्मॉल टाउन हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश कर देता है और उसकी और इंस्टीट्यूट की पैरेलल स्टोरीज और ज्यादा कंपेलिंग बन जाती हैं। एपिसोड के एंड में लूक कॉरिडोर में एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के दौरान एवरी को रोता हुआ पाता है। कलिशा ऑब्जर्व करती है कि एवरी बहुत पावरफुल टेलीपैथ है, शायद सबसे ज्यादा जो उन बच्चों में है। ये सीन एक स्ट्रॉन्ग क्लिफहैंगर बन जाता है, जो ये दिखाता है कि लूक और निकी का एस्केप प्लान अब ज्यादा रियलिस्टिक हो गया है और एवरी उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 3 की शुरुआत इंस्टीट्यूट के लैब से होती है, जहां डॉक्टर हेंड्रिक्स लूक पर नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। उसे एक स्क्रीन पर कई छोटे डॉट्स दिखाए जाते हैं और उसकी रिएक्शन नोट की जा रही होती है। लूक ज्यादा कोऑपरेट नहीं करता, बस हाँ ना करने से बचने की कोशिश करता है और स्टाफ भी इस रॉ बिहेवियर को फिलहाल इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद हेंड्रिक्स टेलीपैथी टेस्ट करने की कोशिश करता है। इंजेक्शंस और मॉनिटर्स के बीच लूक को दर्द महसूस होता है और वो कोई खास रिजल्ट नहीं दे पाता। टेस्ट खत्म होते ही उसे वापस उसके कमरे भेज दिया जाता है। पैरेलल सीन टाउन के पुलिस स्टेशन का है। टिम रूटीन पेपर वर्क में बिजी होता है जब वेंडी उसे बताती है कि दोबीरा बचा लिया गया और रॉबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। ड्रू को मेडल मिल सकता है, मगर शहर वालों की नज़र में रियल क्रेडिट टिम को मिल रहा होता है। वेंडी हैरान होती है कि टिम इतनी लो प्रोफाइल जिंदगी क्यों जीना चाहता है, जबकि लोग उसे हीरो कह रहे हैं। इंस्टीट्यूट के कॉरिडोर में बच्चे एवरी को सर्कल में बिठाकर बात करते हैं। एवरी अपनी टेलीपैथी से कलिशा के जहन में डायरेक्टली बात करता है और मजे में सबकी एम्बैरेसिंग सोचें बोल देता है, जिस पर ग्रुप में हल्की हंसी होती है। निकी उसे जेंटली समझाता है कि हर वक्त हर चीज कहना सेफ नहीं होता।
मॉरीन रूटीन अपडेट के लिए 6B के पास जाती है। 6B बच्चों के सामने हमेशा सॉफ्ट और फ्रेंडली एक्ट करती है, लेकिन मॉरीन को महसूस होता है कि ज्यादातर चीजें सरफेस पे इल्यूजन हैं। स्टैक हाउस इस ब्रीफिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता और अपनी जगह बिजी रहता है। हेनरिक्स इंटरनल नोट देता है कि लूक अब उतना प्रॉमिसिंग नहीं रहा और फ्यूचर फोकस एवरी पर शिफ्ट करना चाहिए। 6B ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो स्टैक हाउस के साथ लूक की साइलेंट सीसीटीवी फुटेज रिव्यू करती है कि कहीं कुछ छुप तो नहीं गया। कलिशा लूक को प्राइवेट में बताती है कि ड्रीम बॉक्स टेस्ट के दौरान अगर वो डॉट्स या सिग्नल्स की बात करेगा तो स्टाफ उसे बैक हाफ भेजने का बहाना बना लेगा। कलिशा उसे वार्न करती है कि कुछ चीजें छुपाना सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। इसी बीच एक अजीब हमिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में गूंजती है। ये आवाज सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बाहर की जगह पर भी एनी जैसे लोगों को डिस्टर्ब करती है। स्टाफ कामली कहता है कि ये की होल ओपनिंग का सिग्नल है और सब कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक चल रहा है। 6B अपने सीनियर बॉस को मैसेज भेजती है कि स्टैक हाउस पर शक है, लेकिन बॉस साफ कहता है कि जब तक सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता कोई एक्शन नहीं होगा। स्टैक हाउस इस सस्पिशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता। टाउन की स्टोरी लाइन भी तेज होती है। टिम एनी से मिलता है जो हॉपस्कॉच खेलकर अपने जहन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही होती है। वो अपनी बेटी जोई की मौत को सस्पिशियस बताती है और कहती है कि कोई फोर्स उसके जहन पर असर डाल रही है। टिम उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलने को कहता है मगर एनी इनकार कर देती है। बार में बाद में टिम को न्यूज़ मिलती है कि एक सेनेटर प्लेन क्रैश में मर गया है। एनी पहले ही इस क्रैश का इशारा कर चुकी थी, जिससे टिम के अंदर एक नया डाउट पैदा होता है कि शायद एनी की बातें खाली वहम नहीं। एपिसोड के आखिरी मोमेंट्स में टिम एनी के टेंट तक पहुंचता है और देखता है कि एनी मर चुकी है। ऑटोप्सी लाइक क्लूज से लगता है कि पॉइजन यूज किया गया है, जबकि वो कभी शराब नहीं पीती थी। एपिसोड के एंड में कलिशा के ग्रेजुएशन के नाम पर एक छोटा फेयरवेल रखा जाता है। कैफेटेरिया में हल्की फुल्की डेकोरेशन, कुछ बलून्स और एक केक रखा होता है, लेकिन माहौल महकता नहीं। सब जानते हैं कि जो बैक हाफ भेजा जाता है वहां से वापस नहीं आता। कलिशा सबके सामने केक कट करती है। स्टाफ एक सर्टिफिकेट उसे देता है और इसे ग्रेजुएशन का लेबल दे देता है। मगर इस पल पर एक गहरी खामोशी छा जाती है। लूक, निकी और एवरी बस चुपचाप देखते रहते हैं। ना तालियां, ना मुस्कान, सिर्फ इस बात का खामोश एहसास कि कलिशा जा रही है। केक कट करने के बाद स्टाफ कलिशा को एक लंबी हॉलवे से ले जाता है जो सीधा बैक हाफ की तरफ खुलती है। इस रास्ते को देखकर सब बच्चे सन्न हो जाते हैं। ये वो जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। लूक के अंदर एक नया जज्बा पैदा होता है। उसे अब पूरी तरह समझ आ चुका है कि यहाँ से निकलना कितना जरूरी है। कलिशा धीरे धीरे नजर से ओझल हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब लूक और एवरी आपस में बात करते हैं कि वो कलिशा को टेलीपैथी के जरिए रीच क्यों नहीं कर पा रहे। अब वो बैक हाफ भेज दी गई होती है। दोनों इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि क्या कलिशा जिंदा है या नहीं। इसी वक्त इंस्टीट्यूट में दो नए बच्चों का आना होता है, गर्दा और ग्रेटा नाम की ट्विन सिस्टर्स, जिनकी शक्लो सूरत और चेहरे द शाइनिंग की याद दिलाते हैं। उनके आते ही इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल का माहौल हिला दिया जाता है। साथ ही एक और बच्चा हैरी इंट्रोड्यूस होता है, जो पहले बहुत अग्रेसिव लगता है मगर बच्चों के रिएक्शन से अपने आप को संभाल लेता है। उन लम्हों में लूक एक डिस्टर्बिंग विजन का शिकार हो जाता है। उसे पहले से नजर आता है कि हैरी एक्सीडेंटली ट्विंस में से एक को डंबल से मारता है। ये पूरी तस्वीर उसके जहन में घूमती है और इससे ये बात समझ आती है कि लूक फ्यूचर देख सकता है। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक नई और बड़ी एबिलिटी बन जाता है, एक प्री कॉग्निटिव पावर जो अब तक छुपी हुई थी। पैरेलल स्टोरी लाइन में टिम अपना इन्वेस्टिगेशन ज्यादा अग्रेसिव कर देता है। वो एनी की मौत को सिर्फ ओवरडोज से बढ़कर कुछ और समझता है। उसे ये भी पता चलता है कि एनी ने प्लेन क्रैश का जिक्र पहले से किया था, जो बाद में सच होता है, और इससे इशारा मिलता है कि एनी भी एक प्रीकॉग हो सकती थी। इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्टिंग और सर्वेलेंस और भी सख्त हो जाता है। लूक पर नए टेस्ट ज्यादा ब्रूटल बन रहे होते हैं। उसके दिमाग को तोड़ने की कोशिश की जा रही होती है ताकि उसे बैक हाफ भेजा जा सके। टेस्ट के तुरंत बाद लूक मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन स्टाफ का रिएक्शन अलग होता है। डॉक्टर हेनरिक्स ने रिस्क उठाकर ये टेस्ट कंडक्ट किया था और रिजल्ट उसके लिए एक बड़ा प्रूफ बन जाता है कि लूक में प्री कॉग्निशन, फ्यूचर देखने की एबिलिटी मौजूद है।
इस पॉइंट पर MS-6 भी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि टेस्ट उसकी परमिशन के बगैर किया गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ जाती है कि लूक उनके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद एवरी अपनी टेलीपैथी से कलिशा तक कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ये कनेक्शन फ्रैजाइल होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए एवरी बैक हाफ का मंजर देख लेता है। वहां बच्चे क्रांस में हैं। एक अजीब सी हमिंग रिकवरी रूम से निकल रही है और मूवी नाइट्स के नाम पे उनको हिप्नोसिस जैसी हालत में रखा जा रहा है। ये ग्लिम्स एवरी और लूक दोनों को समझ देता है कि बैक हाफ कुछ और ही डरावना और डेंजरस है। इसी दौरान इंस्टीट्यूट के अंदर नए बच्चों गर्दा, ग्रेटा और हैरी की वजह से डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। हैरी अपनी अग्रेशन से सबको परेशान करता है और लूक को एक विजन आता है जहां वो देखता है कि हैरी डंबल से एक ट्विन को मार डालता है। जब ये इंसिडेंट वाकई हो जाता है तो स्टाफ इसे कवर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन लूक के लिए ये कंफर्मेशन है कि उसके विजन्स असली हैं और इंस्टीट्यूट सच में उसकी पावर्स को एक्सप्लॉइट करने जा रहा है। यानी लूक के टेस्ट के बाद पूरा एपिसोड शिफ्ट हो जाता है। एक तरफ इंस्टीट्यूट को लूक की असल वैल्यू समझ आती है, दूसरी तरफ लूक खुद रियलाइज करता है कि उसकी एबिलिटी एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक ट्रैप बन गई है। MS-6 भी कामली बच्चों को समझाती है जैसे कुछ सीरियस हुआ ही नहीं और चीजों को डाउन प्ले करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में टिम जैमिसन अपनी इन्वेस्टिगेशन में और गहरा होता जा रहा है। एनी की मौत के बारे में उसको जितनी डिटेल्स मिलती हैं उतना ही उसे यकीन हो जाता है कि ये एक ऑर्डिनरी ओवरडोज नहीं था बल्कि एक कवर अप है। उसको एनी के प्रीकॉग्निटिव हिंट्स और उसके सडन डेथ के बीच कनेक्शन समझ आता है। वेंडी उसकी मदद करती है, उसे कार देती है और टिम डिसाइड करता है कि वो अब और गहराई तक जाएगा, चाहे कितना भी रिस्क हो। एपिसोड 5 की शुरुआत एक बहुत ही डार्क टोन के साथ होती है। जिस बैक हाफ का पहले ग्लिम्स मिला था, अब उसका असल रूप सामने आता है। पता चलता है कि वो ब्लैक स्मोक जो इंस्टीट्यूट के अंदर उठती थी, असल में उस जगह से निकलती है जहां बच्चों को हॉस्पिटल लाइक सेटअप में यूज अप करके उनकी साइकिक एनर्जी लिटरली बर्न कर दी जाती है। मतलब उन्हें एक सैक्रिफाइस बनाकर ट्रैश की तरह जला दिया जाता है। यहाँ बच्चे सिर्फ पपेट्स बन जाते हैं। एक सो कॉल्ड मूवी नाइट के जरिए सबको एक टेलीपैथिक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और फिर उनकी पावर्स का इस्तेमाल दुनिया भर में असैसिनेशंस के लिए होता है। कोई ग्लोबल माफिया बॉस हो या कोई पॉलिटिकल टारगेट, इंस्टीट्यूट इन बच्चों से माइंड कंट्रोल करवाकर बिना किसी सबूत के मर्डर करवाता है। ये रेवलेशन क्लियर कर देता है कि इंस्टीट्यूट इन बच्चों को सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी समझता है। पावर ड्रेन करो और फेंक दो। इस सब को जस्टिफाई करने के लिए MS-6 भी बच्चों को सेविंग द वर्ल्ड की कहानी सुनाती है, लेकिन असल में ये एक ट्विस्टेड पावर फैंटेसी है, कंट्रोल, सेडिज्म और मॉर्बिड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से चलने वाला एक प्रोजेक्ट। सिर्फ मॉरिन है जो अंदर से गिल्टी फील करती है और इसी गिल्ट के वजह से वो आखिर में लूक की हेल्प करने का फैसला करती है। एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट लूक की कनिंग नेचर बन जाता है। 6 भी उसके हिडन टेलीपैथिक टैलेंट को टेस्ट करने के लिए एक ट्रैप सेट करती है। लूक के पेरेंट्स के सो कॉल्ड मर्डर सुसाइड का आर्टिकल उसके कंप्यूटर के होम पेज पर छोड़ देती है। लूक जब इसे पढ़ता है तो गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और उसका पावर रिवील हो जाता है। अब 6 भी समझ जाती है कि लूक सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि एक पोटेंशियल थ्रेट भी बन सकता है। इधर बाहर टिम जेमिसन अपनी इन्वेस्टिगेशन को और गहरा कर देता है। वो इंस्टीट्यूट के गेट्स तक ऑलमोस्ट पहुंच जाता है, लेकिन कैमराज उसे पकड़ लेते हैं। 6 भी और स्टैक हाउस दोनों उसके सस्पिशियस मूव्स देखकर डिस्कस करते हैं। 6 भी चाहती है कि टिम को एलिमिनेट कर दिया जाए, जबकि स्टैक हाउस सोचता है कि शायद उसे रिक्रूट किया जा सकता है एक चाइल्ड अबडक्टर के तौर पर। और फिर आता है एपिसोड का इमोशनल पीक। मॉरिन लूक को बैक हाफ का एक्सेस दिलाती है। वो उसे एक की कार्ड और सिजर देती है ताकि अपना ईयर टैग रिमूव कर सके। लॉन्ड्री रूम के सीक्रेट पैसेज से लूक बैक हाफ तक जाता है। वहां वो अपनी आंखों से देखता है कि निकी, कलीशा और आयरिस जैसे बच्चे मशीन से जुड़कर वर्चुअल स्लेवरी में फंसे हुए हैं। आयरिस का एक लास्ट टेलीवाइज्ड एक्सपेरिमेंट होता है। वो एक टेलीपैथिक असैसिनेशन परफॉर्म करती है, लेकिन तुरंत ही कन्वर्स करके कोलैप्स हो जाती है। 6 भी फिर से सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करती है। लूक चलाती से अपना टैग पिलो के नीचे छुपा देता है ताकि कैमरास को लगे कि वो अभी भी बेड में है, जबकि असल में वो अपनी एस्केप प्लान शुरू कर चुका होता है। एपिसोड का एंड एक हैवी क्लिफ हैंगर पर होता है। लूक एक हॉन्टेड मेज जैसी फैसिलिटी में अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टैक हाउस टिम से मिलता है, बहुत काम और पोलाइट तरीके से, जैसे वो कोई फ्रेंडली आदमी हो जो बस कैजुअल गुफ्तगू कर रहा हो। लेकिन अंदर से उसके वर्ड्स में एक हिडन ट्रैप होता है।
वो टिम को समझाता है कि इंस्टीट्यूट एक स्पेशल मिशन पर काम कर रहा है, जहां अनयूजुअल एबिलिटीज वाले बच्चों को दुनिया के लिए एक ग्रेटर गुड में यूज किया जाता है। बातों में वो इसे एक नोबल कॉज बनाकर प्रेजेंट करता है, जैसे ये सब कुछ सैक्रिफाइसेस दुनिया को बचाने के लिए हो रहे हैं। फिर वो इनडायरेक्टली टिम को एक ऑफर देता है। उसके एक्स कॉप बैकग्राउंड और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स की वजह से वो इंस्टीट्यूट के लिए एक परफेक्ट रिक्रूटर बन सकता है, जो बच्चों को क्वाइटली अबडक्ट करके फैसिलिटी तक ला सके। एपिसोड की शुरुआत होती है जब लोग निकी की ग्रेजुएशन से प्रेरित होकर मॉरियन की मदद से फेंस के पास एक छोटा सा होल बनाता है और उसमें से क्रॉल करके फैसिलिटी से निकल जाता है। इसी रात टिम इन्वेस्टिगेशन के लिए रेड स्टेप्स पहुंचता है, वही जगह जहां बच्चों की मौत हुई थी। वहां लूक उसे मिलता है। पहले लूक शक करता है, फिर टिम अपना जैकेट उतारकर उसे देता है और थोड़ा ट्रस्ट बना लेता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि मॉरियन से मिलकर आगे का प्लान बनाएंगे। फैसिलिटी के अंदर सिक्योरिटी और कंस्ट्रक्शन टीम के बीच घबराहट होती है। 6B और स्टैक हाउस देखते हैं कि सीसीटीवी और फेंसिंग सिस्टम्स पर जो भरोसा था वो टूट गया है और उनकी प्लानिंग एक्सपोज हो रही है। मॉरियन, जो एस्केप में सीक्रेटली मदद कर रही थी, केट, एक जर्नलिस्ट को फ्लैश ड्राइव और लोकेशन डिटेल्स के साथ कांटेक्ट करती है। कुछ देर बाद मॉरियन पकड़ जाती है और उसकी लाश ऐसे मिलती है जैसे कान से बॉम्बे होकर डेथ हुई हो। एक प्लान्ड मर्डर जैसा मंजर बनता है। लूक और टिम वेंडी के जीप तक पहुंचते हैं। लूक फोन पर सर्च करता है और समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स को फैसिलिटी नहीं मार दिया था। ऊपर से ये कहानी क्रिएट की गई थी कि लूक ने अपने पेरेंट्स को खुद मारा और सुसाइड कर लिया, एक पूरा फ्रेम्ड केस। इसी वक्त केट उनका रास्ता रोककर मदद का नाटक करती है। टिम देख लेता है कि उसके फोन पर सिग्नल फैसिलिटी को जा रहा है। लूक टेलीकाइनेटिकली एक ब्रांच गिराकर केट को डिस्ट्रैक्ट करता है। टिम उसे धक्का देता है और वो गिरकर नदी में डूब जाती है। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां चीफ एशवर्थ फ्लैश ड्राइव चेक करता है जिसमें फैसिलिटी के एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन नॉर्बर्ट, वही होटल ओनर जो टिम का दोस्त लगता था, फैसिलिटी को लूक की लोकेशन बता देता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है मॉरिन की छोड़ी हुई फ्लैश ड्राइव से, जिसमें इंस्टीट्यूट के अंदर होने वाले जुल्म और बच्चों पर होने वाले टॉर्चर के साफ सबूत होते हैं। उसके रिकॉर्डेड मैसेज में एक ही लाइन काफी है सब कुछ कहने के लिए। लूक, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो मैं मर चुकी हूं। साथ ही एक छोटा फ्लैशबैक मॉरिन के इंसिनरेटर की तरफ ले जाते हुए उसके चेहरे पर बेबसी के साए। सीन कट होता है पुलिस स्टेशन पर। चीफ एशवर्थ, जो अब तक लूक और टिम का साथी लग रहा था, फ्लैश ड्राइव देखकर हिला रहता है। लेकिन जैसे ही वो एक्शन लेने का सोचता है, ऑफिसर ड्रू पलट जाता है और चीफ को गोली मार देता है। यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है, 6B का जाल सिर्फ इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं बल्कि लॉ एनफोर्समेंट तक फैला हुआ है। ड्रू टिम और लूक को बेंच से हैंडकफ्ड करके बांध देता है और स्टैक हाउस को अपडेट बेचता है। लेकिन लूक अपनी टेलीकिनेटिक पावर से एक पेपर क्लिप को हिलाता है, टिम क्लिप को पकड़कर रेस्ट्रेंट्स खोल लेता है और दोनों वहां से निकल भागते हैं। फ्लैश ड्राइव पीछे छूट जाती है, मगर जिंदा रहना इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है। एस्केप मोड में टिम लूक को एक पुराने पहचाने बंदे के पास ले जाता है, वही कन्वीनियंस स्टोर का मालिक जिसे टिम ने पहले हेल्प की थी। स्टोर के नीचे छुपने की जगह मिल जाती है। 6B के गार्ड्स वहां तक पहुंचते हैं, मगर स्टोर ओनर उनका रास्ता घुमाकर लूक और टिम को बचा लेता है। लेकिन अब जो सुकून है वो पुराना नहीं। लूक टेलीपैथी में एवरी की बेचैनी महसूस करता है, जैसे उसके अंदर की कुव्वत इंस्टीट्यूट के प्रेशर में टूटने के करीब है। ये एहसास लूक के लिए एक साइलेंट अलार्म बन जाता है कि एवरी की पावर अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। फिर 6B खुद सामने आती है। वो ओपनली बताती है कि इंस्टीट्यूट का असल मकसद प्री कॉग्निटिव असैसिन्स तैयार करना है, यानी ऐसे लोग जो फ्यूचर देखकर उन हिंजेस को खत्म कर दें जो आने वाली तबाहियों का सबब बन सकते हैं। एक मिसाल वो सेनेटर की देती है जिसे एलिमिनेट किया गया, क्योंकि अगर वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनता तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता था। मिशन जुबान पर नेक लगता है, लेकिन तरीके खौफनाक। एपिसोड के आखिरी लम्हों में लूक और टिम बस इतना सोचकर खामोश रहते हैं, क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ इंस्टीट्यूट का प्रोपेगेंडा? लास्ट एपिसोड का आगाज होता है जब वेंडी 6B को अरेस्ट करती है और टिम उसे असली FBI के पास ले जाने का फैसला करता है। 6B लगातार इमोशनल मैनिपुलेशन करती है, अपनी बातों से टिम को ये यकीन दिलाने की कोशिश कि उनका मकसद दुनिया बचाना है, मगर टिम इस नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता।
इसी वक्त इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर हेंड्रिक्स एवरी को एक नया स्पार्कलर नाइट टेस्ट देने की तैयारी कर रहा होता है, जहां एवरी को एक हिंज रोटेट करके कार क्रैश करवाना होता है। एवरी लूक से टेलीपैथिक कनेक्ट हो जाता है। लूक की गाइडेंस पर बैक हाफ के सारे बच्चे, हत्ता के गॉर्किड वंस भी जाग उठते हैं। उनकी कंबाइंड साइकिक फोर्स पूरा कंट्रोल रूम क्रैश कर देती है और टोनी अपने ही टेजर से खुद को मार बैठता है। स्टैक हाउस तुरंत लॉकडाउन का हुक्म देता है। पावर कट हो जाती है, दरवाजे सील कर दिए जाते हैं और वो क्लोरीन गैस छोड़कर बच्चों को खत्म करने की प्लानिंग करता है। लूक को टेलीपैथिकली एहसास होता है कि एवरी और दूसरे बच्चे फंस चुके हैं। अब उसके लिए सिर्फ जिंदा बचना नहीं, बल्कि इनसे मिलकर लड़ना जरूरी है। वेंडी और टिम एक बेट एंड स्विच प्लान बनाते हैं। वेंडी लूक का लूप लेकर स्टैक हाउस के सामने जाती है, जबकि असली लूक छुपकर फैसिलिटी के अंदर वापस जाता है। प्लान सही चल पड़ता है। लूक बच्चों के पास पहुंचता है और उनका कंबाइंड टेलीपैथिक ब्लास्ट फैसिलिटी की दीवार और स्ट्रक्चर तोड़ने लगता है। एवरी अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। वो साइकिक लिंक बनाए रखता है ताकि बाकी बच्चे बच सकें, लेकिन कोलैप्स में वो और गॉर्किड ग्रुप मर जाता है। स्टैक हाउस भी गिरकर खत्म हो जाता है। लूक, निकी, कलीशा और जॉर्ज वहां से निकल जाते हैं। लूक टेलीकाइनेटिकली पूरी बिल्डिंग को हवा में उठाकर जमीन पर दे मारता है, जैसे इंस्टीट्यूट पर आखिरी वार। इसी दौरान मैन ऑन द फोन समझ जाता है कि सब कुछ गिर गया है और बर्न टीम को बुला लेता है ताकि फैसिलिटी के सबूत मिटा दिए जाएं। आखिरी फ्रेम्स में 6B एक फ्लैश ड्राइव लेकर हिचहाइक करती हुई टाउन से दूर चली जाती है। ये संकेत कि कहानी यहाँ रुकती नहीं, बल्कि किसी नए मोड़ पर जा सकती है।